हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2 जो हमारा हुआ था 2022 में। डेट हुई थी 29 दिसंबर 2022। सीडीपी का क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक मैंने इसके पिछली वाली वीडियो में करा दिए थे। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। तर्क है इसका, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। तो इसका अभिकथन कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और मानकीकृत ही प्रक्रिया करनी चाहिए, मतलब स्टैंडर्ड सबका सेम एक हमने बना दिया कि बस हमें इसी के हिसाब से ही चलना है। सबको एक जैसा ही, सबके लिए एक जैसा ही पाठ्यक्रम और सबको एक तरीके से पढ़ाने का तरीका, उसकी प्रक्रिया। और इधर तर्क इसका क्या दे रहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है कि मतभेदों को खारिज कर दो और सभी को एक समान बनाने की दिशा में काम करो। मतलब कोई के इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, किसी की सोसाइटी से डिफरेंसेस हैं, किसी में बच्चे में डिफरेंसेस हैं, तो उनको तो बिल्कुल खारिज कर दो, उनको तो मानो ही मत, बस सबको एक बनाने की दिशा में लग जाओ। तो अभिकथन भी गलत है और तर्क भी गलत है। समावेशी शिक्षा ये नहीं कहती कि सबको समान बनाओ। समावेशी शिक्षा का मतलब है सबको सक्षम बनाओ उनके डिफरेंसेस के हिसाब से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत है। आते क्वेश्चन नंबर 17 पर। समावेशी स्कूलों को चाहिए कि वे समावेशी स्कूलों को क्या चाहिए कि वे विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। ठीक है, बच्चों को पहचानें, नामीकरण करें और उनको पृथक करें। देखो, बच्चों को पहचाने अच्छी बात है, लेकिन उनका नामीकरण नहीं करना चाहिए कि ये बच्चा तो फर्स्ट आता है क्लास में, ये सेकंड आता है या ये फेल हो जाता है, तो ये नामीकरण होता है, ये नहीं करना है। ना ही उनको नामीकरण के हिसाब से अलग करना है। पृथक का मतलब होता है अलग करना। एकरूपता और मानकीकरण पर ध्यान दें। देखो, मानकीकरण तो सबके लिए सेम हो जाएगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना है कि सबको एक जैसा ही बनाना है, ऐसा नहीं है। सबकी अलग अलग डिफरेंसेस होते हैं, सब में उनकी अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग उनमें स्ट्रेंथ होती है, उसके बेसिस पे करना है। डी आता है दया और सहानुभूति की मनोवृत्ति विकसित करने। दया और सहानुभूति इस तरीके से नहीं दिखानी कि भाई तुम कर नहीं सकते तो हम उसके प्रति दया साहब, नहीं। दया सहानुभूति हमें इस तरीके से दिखानी कि जो बच्चा जिस तरीके से कर सकता है उसको उसी के बेसिस पे सिखाना है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विविधता को समझें, स्वीकार करें और महत्व दें। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 18 पे। समावेशी शिक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? समावेशी शिक्षा के संदर्भ में समावेशन में विशेष बच्चों, बस विशेष बच्चों पे ही ध्यान दोगे? समावेशन में समावेशन और बहिष्कार की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। बहिष्कार तो कुछ होता ही नहीं है, बहिष्कार तो किसी को कुछ करना ही नहीं है। समावेशन केवल विकलांग बच्चों का ही करेंगे बस खाली? समावेशन सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करते हुए वातावरण के मानकीकरण पर जोर देता है। बिल्कुल सही बात है। समावेशन का मतलब है सभी बच्चों का साथ में समान व्यवहार करते हुए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं, उनके हिसाब से पाठ्यक्रम पर जोर देना। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। सीखने की अक्षमता वाले छात्रों के लिए कौन सा उचित समावेशन है? जो बच्चे सीखने में अक्षम है, जो सीख नहीं सकते, अक्षमता है उनको सीखने की, तो उनके लिए क्या समावेशन उचित रहेगा? मूल्यांकन के लिए मानकीकृत नहीं करना है। लंबी अवधि की लिखित परीक्षा, बस उसको टाइम दे दिया, भाई तू लिखता रहे। तनाव में काम करने की क्षमता का परीक्षण, तनाव दे देंगे तो फिर वो और ही परेशान हो जाएगा। तो अधिमान्य बैठने की व्यवस्था करना, अधिमान्य बैठने की उसकी अच्छे से व्यवस्था करनी है। आधे क्वेश्चन नंबर 20 पे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की ज़रूरतों को ध्यान में रखने के लिए कौन से दर्शन शास्त्र का पालन करना चाहिए? जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों का हम ध्यान रखेंगे तो किस तरीके से, कौन से दर्शन शास्त्र के हिसाब से हमें उनका पालन करना चाहिए? उनका पृथकीकरण करना चाहिए, उनको अलग कर देना चाहिए? नहीं। इनको केवल खाली उनको व्यावसायिक शिक्षा देनी चाहिए? नहीं। इन्हें समावेशी शिक्षा का हक है ताकि वे सामान्य स्कूलों में पढ़ सके, मतलब उन्हें समावेशी शिक्षा कराए तो वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ सके। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। रचनात्मकता की एक आवश्यकता और विशिष्ट पहचान विशेषता। रचनात्मकता जो होती है उसकी आवश्यकता और विशिष्ट पहचान की विशेषता बतानी है कि अभिसारी सोच है, विचारों की मौलिकता है, कार्यों को दोहराने के लिए वरीयता या विचार में केंद्रीयता। तो दोहराना नहीं है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विचार में केंद्रीयता लानी है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विचार में केंद्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इनमें से कौन सा सामाजिक रचनावादी कक्षा का उदाहरण है? हमें बताना है सामाजिक रचनावादी
कक्षा का उदाहरण, एक कक्षा जहां शिक्षक पाठ्य पुस्तक में प्रश्नों के उत्तर निर्धारित करता है। एक कक्षा जहां जो पढ़ाया जाता है उसका निर्धारण इस बात से होता है कि क्या मूल्यांकन किया गया है। या फिर एक कक्षा जहां शिक्षक विद्यार्थियों को उचित पुरस्कार देकर उनके व्यवहार को नियंत्रण करता है। या एक ऐसी कक्षा जहां बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं। तो देखो, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर निर्धारित कर देना ही शिक्षा नहीं होती है, या फिर आपने मतलब जो पढ़ा दिया बस उसके हिसाब से बच्चों का मूल्यांकन कर दिया, या फिर बच्चों को जो अच्छा कर रहा है उसको पुरस्कार दे दिया, तो इस तरीके से बच्चों को वो कर दिया कि भाई अच्छा करोगे तो पुरस्कार मिलेगा। ये चीज़ नहीं है। सामाजिक रचनावादी का उदाहरण ये है कि ऐसी कक्षा जहाँ पे बच्चे सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं और वहाँ सहयोगात्मक तरीके से सीखते हैं और उनको उनके डिफरेंसेस के हिसाब से उनकी एबिलिटी के हिसाब से उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सार्थक सीखने को बढ़ावा देती है? सार्थक सीखने को कौन सी प्रक्रिया बढ़ावा देती है? अन्वेषण और चर्चा, अनुकूलन, मानकीकरण, मूल्यांकन, बार बार भेदन और अभ्यास। ना तो बार बार भेदन करना है, ना अभ्यास करना है, ना मानकीकृत मूल्यांकन रखना है, ना अनुकूलन करना है। हमें क्या करना है? अन्वेषण और चर्चा पे ध्यान देना है। बच्चे का अन्वेषण करना है और उसके साथ में उसके ज्ञान का अन्वेषण करना है और उसके साथ चर्चा करके उसकी जो भी सीखने की जो भी मतलब उसको नहीं आते, जो भी उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको सिखाना है। आते क्वेश्चन नंबर 24 पे। किस तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेने पर विद्यार्थी बहुत प्रभावी ढंग से सीखते हैं? किस तरीके से बच्चे अच्छे ढंग से सीख सकते हैं? गैप संदर्भित गतिविधियां, मतलब बिना कॉन्टेक्ट के सिखाओ, उनको उनके जीवन से जोड़कर नहीं सिखाओ, कहीं की मारा कहीं भी सिखा दो, क्या इससे सीखेंगे? यांत्रिक रूप से ही जाने वाली गतिविधियों से सीखेंगे, या फिर ऐसी गतिविधियां जो शिक्षकों द्वारा ही पूरे तरीके से नियंत्रण में, कि शिक्षक अपने आप प्रश्न करा देंगे, उसके उत्तर करा देंगे, बस तुम रट लो, इस तरीके से नहीं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अर्थपूर्ण गतिविधियां, उनका कुछ अर्थ होना चाहिए, उन गतिविधियों में बच्चों को लगाया जाए। ठीक है। आधे क्वेश्चन नंबर 25 पर। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया, बच्चों की जो सीखने की प्रक्रिया है वो कैसी है? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, या उनकी आनुवंशिक संरचना के आकलन के हिसाब से उसकी भविष्यवाणी कर सकते हैं, या फिर उनको कड़ी सजा देकर, या फिर उनके विकास में बाधा उत्पन्न करके। बाधा उत्पन्न करके तो क्या ही सिखाएंगे हम बच्चों को, और ना सजा देकर सिखा सकते, ना भविष्यवाणी कर सकते। हमें क्या करना है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। तो 25 का क्वेश्चन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में होती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। समस्या समाधान की प्रक्रिया में वादक। समस्या समाधान, जैसे हमें किसी चीज़ का समस्या समाधान करना है तो उसकी प्रक्रिया में वादक क्या है, उसको रोकेंगे, रोकने वाले जो वादक होते हैं उनको। अनुरूपित सोच, कलन विधि, स्वाभाविक या अनुक्रिया समुच्चय। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुक्रिया समुच्चय। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। अभिकथन और तर्क, संवाद और चर्चा की प्रक्रिया बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक होती हैं। आप किसी से संवाद करते हैं, संवाद करके सीखते हैं, चर्चा करते हैं, तो वो एक बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायक होती हैं। ठीक है। सीखने की प्रवृत्ति सामाजिक होती है। ये बोल रहे हैं कि जो सीखने की प्रवृत्ति है, कोई बच्चा सीखता है तो वो सामाजिक प्रवृत्ति होती है उसकी सीखने की। इसका तर्क है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और ए आर की एक सही व्याख्या करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कौन सा संवेग अर्थपूर्ण सीखने की प्रक्रिया को सुशोधित करता है? अर्थपूर्ण तरीके से सीखने को प्रक्रिया को कौन सा सुसाधित करेगा? तनाव, भारी चिंता, हीनता। देखो, तनाव होगा तो हम कोई चीज़ अच्छे से नहीं कर सकते, चिंता होगी तो भी नहीं कर सकते, और हीनता की भावना से नहीं कर सकते। कोई भी चीज़ को हम अर्थपूर्वक, मतलब ध्यान से उसका किस तरीके से कर सकते हैं? जब हमें जिज्ञासा होगी, उस चीज़ को सीखने के लिए ललक होगी, जिज्ञासा होगी तब। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। सीखने का कौन सा दृष्टिकोण आंतरिक प्रेरणा पर केंद्रित होता है और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर जोर देता है? मतलब आंतरिक प्रेरणा से जो केंद्रित होता है, मतलब कोई भी चीज़ सीखें जो हम आंतरिक प्रेरणा से सीखें, इनर मोटिवेशन हो, तो वो किस चीज़ से, कौन से दृष्टिकोण से होगा? व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, या संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, या सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, या मनोयौगिक दृष्टिकोण है? तो देखो, सामाजिक पे मतलब हमें सामाजिक संपर्क में सीखना है और इनर मोटिवेशन से सीखना है,
तो हमारा आंसर वैसे तो अगर हमें इनर मोटिवेशन से सीखना है तो आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा कि हमें संज्ञानात्मक अपने संज्ञान में किसी चीज़ का बोध करके उसके हिसाब से सीखना है। लेकिन साथ के साथ हमें दे रखा है कि और सार्थक सीखने के लिए सामाजिक संपर्क पर भी जोर देना है, तो सामाजिक पे जोर देना है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। ठीक है, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? इनमें से कौन सा इनर मोटिवेशन का एग्जाम्पल है? रुचि के कारण नया कौशल सीखना, इनाम जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी में भाग लेना, सजा से बचने के लिए गृह कार्य पूरा करना, या माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए पढ़ाई करना। तो देखो इनर मोटिवेशन क्या होता है, अंदर से, जो खुद से अंदर से आता है वो होता है इनर मोटिवेशन। अगर माता पिता से प्रशंसा पाने के लिए करेंगे तो ये बाहरी है कि मम्मी पापा खुश हो जाएंगे इसीलिए हम कर रहे हैं। सजा से बचने के लिए ये भी बाहर है कि भाई हमें होमवर्क इसलिए करना है क्योंकि हमें सजा मिलेगी। इनाम जीतने के लिए भी ये भी बाहर है कि अगर हम भाग लेंगे तो हमें इनाम मिलेगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि रुचि के कारण एक नया कौशल सीखना है, मतलब हमारा इंटरेस्ट है इसलिए हमें किसी चीज़ को सीखना है, तो वो हो जाता है हमारा इनर मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। और बाहरी अभिप्रेरणा वो होती है जैसे इनाम जीतने के लिए करना, सजा से बचने के लिए करना, माता पिता की प्रशंसा के लिए करना। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आज कंप्लीट हो गए सीडीपी। नेक्स्ट हम करेंगे आगे, और सीडीपी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2022 का एक पेपर और है वो भी करेंगे, और उसके बाद फिर हम और करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। थैंक यू।